99 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूं, यकीनन वो ना तो कोई नया टॉपिक है और ना ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप और मैं लाइल्म हैं। हमारी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जब एक नौजवान अपनी ज़िंदगी की, अपने करियर की शुरुआत करता है तो उसके ज़हन में सबसे पहले ये चीज़ होती है कि उसने अपना करियर क्या चूज़ करना है, उसके अकॉर्डिंग वो एक प्रॉपर एजुकेशन लेता है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क का जो सिस्टम है वो निहायत ही इस तरह का है कि हमारे यहाँ काबिलियत को तरजीह वैसे तो दी नहीं जाती, लेकिन एक काबिल इंसान, एक डिग्री होल्डर, वो स्टूडेंट इस वक्त भी अपनी जॉब के लिए बेइंतहा परेशान है। उसको बहुत सी मुश्किलात का सामना है। अपनी डिग्रियों को ले लेके सिर्फ वो फिर रहा होता है और घूम रहा होता है, लेकिन उसको उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल पाती। इस बात से हम सब वाकिफ़ हैं कि एक जॉब ढूंढने के लिए एक स्टूडेंट को, एक नौजवान को, चाहे वो लड़का हो या वो लड़की हो, कितने मुश्किल मराहिल से गुजरना पड़ता है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि लोगों को ज़्यादातर शौक़ होता है कि उनको किसी तरह से एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं अपनी एम्प्लॉय को। ना सिर्फ जॉब के दौरान, जॉब के बाद भी उनकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी अपने एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक जगह काम करने के बाद ज़िंदगी के जब वो उस हिस्से में पहुंच जाता है जहां उसने अपनी उम्र का वो हिस्सा, जहां शायद सेहतमंदाना तरीके से अपनी ज़िम्मेदारियों को नहीं निभा पाता, तो कुछ अखराजात गवर्नमेंट उनके लिए मुख्तस करती है और उनको घर बैठे उनकी सैलरी में से कुछ हिस्सा वफ़ करके उनकी पेंशन के तौर पर वो पैसे उनको माहाना तरीक़े से दी जाती है, जिसको हम पेंशन कहते हैं, ताकि इंसान की अपनी जो ज़रूरियाती ज़िंदगी हैं वो जॉब के बाद भी, रिटायरमेंट के बाद भी वो किसी पर बोझ ना बन सके और उनकी ज़िंदगी, उनके वो मसाइल, क्योंकि शायद उस ज़िंदगी के हिस्से में इतने मामलात नहीं होते, इतनी ज़रूरियात नहीं होती, लेकिन जब जिस तरह ज़िंदगी आगे बढ़ती जाती है, मामलात ज़िंदगी बढ़ती जाती है, उसी तरह ज़रूरियात ज़िंदगी भी बढ़ती जाती है। बहुत सारे अखराजात होते हैं जो कि पूरे करना बहुत मुश्किल है। और आजकल के इस महंगाई के दौर में एक इंसान जो जॉबलेस हो वो तो सोच ही नहीं सकता कि उसकी जो मौजूदा और बेसिक ज़रूरतें हैं वो किस तरह से पूरी होंगी। लेकिन गवर्नमेंट जॉब का जो एक कॉन्सेप्ट है, बेसिकली माइंड में यही होता है कि आफ्टर रिटायरमेंट एटलीस्ट आप अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा जो आप किसी पर डिपेंड ना हो, लेकिन आप अपने ख़र्चों को उठा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी एक बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। उसके लिए आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। बात की जाए अगर करियर के हवाले से, तो बहुत सारे ऐसे नौजवान लड़के लड़कियां शौकीन नज़र आते हैं कि वो अपना करियर चूज़ करते हैं बैंकिंग फील्ड में, बैंकिंग लाइन में। बहुत सारे लोगों में मैंने इस चीज़ का पैशन देखा है और इस चीज़ का इंटरेस्ट भी देखा है कि अभी भी हमारे नौजवानों में वही पैशन पाया जाता है। स्पेशली सिर्फ लड़कों में ही नहीं, लड़कियों में भी ये शौक़ देखा गया है कि उनको बहुत शौक़ होता है कि वो बैंकिंग लाइन में आए, बैंकिंग फील्ड में आए। इसी हवाले से मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नेशनल बैंक के पेंशनर एक्शन कमेटी के सेक्रेटरी जनरल ज़फ़र सादिक साहब। उनसे बहुत तफसील से गुफ्तगू करेंगे, बहुत सी मालूमात आपको देंगे। पेंशन्स के हवाले से क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आजकल के पेंशनर्स, स्पेशली जो बैंक से रिलेट करते थे, नेशनल बैंक से रिटायर होने के बाद उनको किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, क्या क्या मामलात हैं जो वो फेस कर रहे हैं, उसमें इनका क्या रोल है। इसी हवाले से आज हमारे साथ स्टूडियो में लाहौर से स्पेशली गेस्ट इनवाइटेड हैं नेशनल बैंक के पेंशनर्स एक्शन कमेटी के सेक्रेटरी जनरल ज़फ़र सादिक साहब। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच सबसे पहले कि आप लाहौर से इतनी दूर स्पेशली हमारे प्रोग्राम में इनवाइटेड थे और आप यहाँ आए, तो उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर दैट वंस अगेन। आपका बहुत शुक्रिया, ख़ास करके रमज़ान भाई का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस काम के लिए यहाँ बुलाया है, हमें हमारे मसाइल को एलिवेट करने के लिए, आला कौम तक पहुँचाने के लिए। तो मैं ख़ुसूसी तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ रमज़ान भाई का और आलिया बीबी आपका कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया बात करने का। तो अच्छा, आप मुझे ये बताएं सबसे पहले कि आप रिटायर्ड कब हुए? आलिया, मेरी रिटायरमेंट 2015 में जनवरी को मैं रिटायर हुआ था। अच्छा, तो ये बताएं कि ये आपका लाइफ का जो इतना लंबा सफ़र आपकी जॉब का रहा, ये कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत यादें हैं, क्योंकि इंसान अपनी ज़िंदगी का बेशतर जहाँ हिस्सा गुजारता है
तो उसकी काम के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी यादें होती हैं। और मैं समझती हूँ कि सिर्फ काम ही नहीं होता, काम को अगर इंजॉय किया जाए और काम से दिल लगाया जाए और पैशन के साथ किया जाए तो उस काम में मज़ीद बहुत बेहतरी आ जाती है और बहुत एक उसकी बड़ी खूबसूरत यादें होती हैं। अच्छा, आप जिस तरह पेंशनर्स एक्शन कमेटी के सेक्रेटरी हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि ये एसोसिएशन बनाने का डिसीजन कैसे लिया गया, इसके पीछे क्या रीज़न थे, ये एसोसिएशन बेसिकली क्यों बनी? आलिया, इसके लिए हमें देखना ये था कि पेंशनर्स ने, जो हमारे सीनियर साथी थे, उन्होंने 2010 में केस किया हुआ था और वो सिर्फ कोर्ट तक महदूद थे। ठीक, तारीख मिल गई, नेक्स्ट डेट का इंतज़ार करते थे। हम ये चाह रहे थे कि तमाम पेंशनर जो नेशनल बैंक है ना, उनको इकट्ठा किया जाए, उनको एलिवेट किया जाए, उनको जगाया जाए कि भी आपका केस है, आपको खुद आना चाहिए। ठीक, इसलिए ज़रूरत महसूस की है कि ये कमेटी बनाई जाए और लोगों को इकट्ठा किया जाए। ये जो आपने एक एसोसिएशन बनाई है, इसमें आप किन किन मामलात को जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं? बेसिकली पेंशनर्स के वो कौन से मामलात हैं, वो कौन सी मुश्किलात हैं जो आपको लगा कि ये एक एसोसिएशन बनाने के बाद ये सारे मसले हैं जिनको हल होना चाहिए, वो कौन कौन से मसले हैं? प्लीज़ आप ज़रा देखने वालों को बताएं। सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी तो हम देते हैं जी मेडिकल प्रॉब्लम्स को, जो पेंशनर्स को आफ्टर रिटायरमेंट मेडिकल को देखने के लिए जो बीमारियां हैं, लॉन्ग टर्म जिनको बीमारियां हैं, उनको हम देखते हुए हमने सबसे ज़्यादा तवज्जो दी है मेडिकल इश्यूज़ के ऊपर। और उसके बाद हमने तवज्जो दी है जो बैंक के फंड्स इस्तेमाल हो रहे हैं पेंशनर्स के ख़िलाफ़, उसको किसी तरीके से रोका जाए, मैनेजमेंट को मजबूर किया जाए तो वो फंड्स को बेदरीगी इस्तेमाल ना करे। तीसरा इशू ये हमारा था कि मैनेजमेंट को ये बावर कराया जाए कि जो पेंशनर्स को पेमेंट होनी है, वो पेंशनर्स का अपना जो अकाउंट है मेन ब्रांच कराची में पार्क पेंशन बेनिफिट अकाउंट, उससे पेमेंट होनी है। अच्छा, इसी हवाले से आपकी हमने 99 न्यूज़ पर कुछ अर्से पहले खबर भी चलाई थी कि आपने लाहौर में जो है वो एहतजाजी मुजाहिरा किया था, तो उसका बताएं कि आपको क्या रद्द अमल मिला जो आपने मुजाहिरा किया, क्या उसका इफ़ेक्ट नज़र आया आफ्टर मुजाहिरा? आलिया, इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि ये मुजाहिरा पहला नहीं था। अच्छा, पहला मुजाहिरा हमने किया था 8 अगस्त 2018 को, जब सईद अहमद प्रेसिडेंट थे तो उनको रोका था बाय फोर्स, रोक के तो उनसे पहला मुतालबा एक मनवाया था जो 3 मई 2018 को मैनेजमेंट ने हमारा मेडिकल बंद कर दिया था। ठीक, उस मेडिकल को बहाली का उनसे ऐलान करवाया था। उसके बाद इन्हीं इशू पर जो मैंने अभी पहले आपसे बताए हैं, हमारे पेंशन बेनिफिट अकाउंट के या जो दीगर मसाइल थे, उस पर हमने कई मरतबा मुजाहरे किए हैं। अब ये जो पिछले दिनों जिस मुजाहरे की आप बात कर रही हैं, ये हमने अब इस चीज़ को लेकर पब्लिक में आ गए थे, पम्फलेट की शक्ल में हम आम लोगों तक गए हैं, हम वकला तक पहुँचाए हैं उनको। हमने सड़क ब्लॉक की है माल रोड की, पूरा 1 घंटा माल रोड की सड़क ब्लॉक रखी। इसी दौरान 21 तारीख को प्रेसिडेंट साहब लाहौर आए हैं, जो अभी आप पूछ रहे हैं मेरे से आ रही है कि प्रेसिडेंट साहब ने बुलाया, मुलाकात हुई। प्रेसिडेंट साहब ने नहीं बुलाया, प्रेसिडेंट साहब को हमने पकड़ा है जाके कि प्रेसिडेंट साहब जब से हम मुजाहरों में आए हैं तो प्रेसिडेंट साहब खुफिया तौर पर लाहौर आते हैं, मगर हमें इतला मिल जाती थी। मैं उनको व्हाट्सएप कर रहा था, सदर साहब आप इस वक्त यहाँ हैं, सदर साहब आप इस वक्त यहाँ हैं, पूरी 1 to all उनको मैं उनको बताई जा रहा था कि आप कहाँ पर हैं, मगर हमसे छुपे हुए हैं। बिल आखिर रात को उन्होंने 9:30 बजे हमें कहा जी कि आप आ जाइए पीसी में, तो मुलाकात करते हैं। उस मुलाकात में हमने उनको यही मेडिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बात की। फिर दूसरी पेंशन के बारे में जब उन्होंने बात की तो मैंने फिर उनसे कहा जी कि अगर आप पेंशनर्स के साथ इतने ही मुखलिस हैं तो आप रिव्यू पिटीशन वापस ले लें और पेमेंट कर दें। सही। अच्छा, आपकी ये जो कोशिश है, आपकी ये जो एसोसिएशन है और आप नेशनल बैंक से रिलेट करते हैं, तो आप हमारे देखने वालों को ये बताएं कि आपकी ये जो कोशिश है, आपकी एसोसिएशन सिर्फ चंद सूबों के लिए काम करती है या आप सिर्फ लाहौर के लिए काम करते हैं, या ये ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में जो लोग नेशनल बैंक की रिटायरमेंट से रिलेट करते हैं, ये सारी कोशिशें उनके लिए भी हैं? ये मैंने पहले अर्ज़ किया था 11,000 पेंशनर हैं पूरे पाकिस्तान में। ठीक है। हम पूरे पाकिस्तान के 11,000 जो पेंशनर हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी बॉडी सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं है, पूरे पाकिस्तान में है। सूबाई लेवल पर हमने इसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। ठीक है। पंजाब में, सरहद में, बलूचिस्तान में और सिंध में। तो ये हमारा सिलसिला जो चल रहा है। इसमें एक और तंजीम भी है, हमारी ही वजह से उन्होंने फिर एक काम किया है, उस तंजीम ने अपना स्पोक्समैन भी मुझे ही मुकर्रर कर दिया है। सही। इस वक्त हम जॉइंट चलते हैं,
कि जहाँ हम अपना नाम लिखते हैं फिर उनका नाम भी लिखते हैं साथ, क्योंकि हम जॉइंट एक्शन कर रहे हैं। अच्छा, आपकी इन सारी कोशिशों के बाद जितनी आपकी जिद्दोजहद है और जो आपका जो भी आप पेंशनर्स के लिए कर रहे हैं, तो उसमें ट्रेड यूनियन और ऑफिसर्स एसोसिएशन ने आपको क्या रिस्पांस दिया? आपके मामला कहाँ तक पहुँचे? आपकी आवाज़ कहाँ तक सुनी गई? आपके मसलों को कितना समझा गया? आलिया, एक बात है कि ट्रेड यूनियंस जितनी भी हमारे इस इदारे में हैं, उन्होंने पेंशनर्स के बारे में सिर्फ सर्कुलर की हद तक तो ज़रूर लिखा है कि जी इनके साथ ये सलूक होना चाहिए, इनकी 70% पेंशन बहाल होनी चाहिए। प्रैक्टिकली उन्होंने कुछ नहीं किया। ऑफिसर एसोसिएशन ने इसलिए किया है, थोड़ा बहुत हमारी मदद की है कि ऑफिसर्स के कुछ ऐसे नुमाइंदे हैं जो अभी भी ऑफिसर एसोसिएशन में रिटायरमेंट के बाद काम कर रहे हैं। जस्ट लाइक मैं ख़ुद हूँ, मैं ऑफिसर एसोसिएशन लाहौर का सीनियर डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हूँ, पंजाब का ऑफिसर फेडरेशन का कोऑर्डिनेटर हूँ। इसी तरह कराची में हमारे जो सीनियर साथी हैं वो जो पेंशनर्स भी हैं और एसोसिएशन में काम भी कर रहे हैं। तो एसोसिएशन की तरफ से तो हमें उनकी तरफ से सपोर्ट मिलती है, मगर हमें अफसोस ये है कि प्रैक्टिकली ट्रेड यूनियन जो है ना, इस मामले में सिर्फ सर्कुलर की हद तक है बस। सही। इसी के साथ साथ अभी आपने गुफ्तगू में आपने बताया कि हाल ही में आपकी मुलाकात सदर बैंक से हुई, बल्कि आपको उनसे ज़बरदस्ती मुलाकात करनी पड़ी, आपको उनसे मिलना पड़ा। तो इतनी जद्दोजहद के बाद आफ्टर ऑल आप उन तक पहुँचे, आपकी उनसे मुलाकात हुई, तो उस मुलाकात के बाद जो उनसे डिस्कशन हुई और उन्होंने जो भी आपसे मामला तय किए, उसके बाद कहीं कोई प्रैक्टिकली कुछ भी काम होता हुआ या मसला हल होता हुआ या चीज़ें आगे प्रोग्रेस होती हुई आपको नज़र आई? ऐसा नहीं है। असल में बात यह है कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो चेयरमैन हैं ज़ुबैर सोमरू, जिनकी उम्र 73 साल है, बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं मिस्टर जामिन, उनकी उम्र 65 साल है। इसी तरह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के दीगर मेंबरान जो है ना, उनमें से अक्सरियत 60 प्लस में हैं। और ज़ुबैर सोमरू के बारे में मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, 97 में ज़ुबैर सोमरू यूनाइटेड बैंक का सदर था। इन्होंने सदर बनते ही सबसे पहले टर्मिनेशन ऑर्डर किए लोगों के और हज़ारों लोगों को बैंक से निकाला, जिनमें से दर्जनों लोग, मैं ये मीडिया पर बैठकर बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ और सोमरू साहब तक ये मेरी बात पहुँचनी चाहिए कि दर्जनों लोग ऑर्डर टेबल पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के ऑर्डर पढ़ रहे थे और वहीं गिर के डेथ हो गई उनकी। ये शख्स माशी कातिल भी है, वैसे भी कातिल है। इस शख्स को नेशनल बैंक का बोर्ड का चेयरमैन बना दिया है। इससे हम अच्छाई की तवक्को क्या करेंगे? सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त ज़ुबैर सोमरू है, हमारे मामले में भी और रेगुलर स्टाफ को मुराद देने के मामले में भी। अफसोस होता है कि जब किसी भी शख्स के हाथ में एक ज़िम्मेदारी दी जाती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, एक वो अथॉरिटी, वो पावर दी जाती है, और अगर उस अथॉरिटी को उस तरह से ना समझकर इस्तेमाल किया जाए और लोगों के हुकूक़ के साथ उनकी हक़ तलाफ़ी की जाए, तो बहुत बहरहाल टॉप टू बॉटम तो बहुत सारे हमारे ऐसे शोबे हैं जहां बहुत कुछ गलत है। बट यकीनन आज हम बात कर रहे हैं बैंक की और पेंशनर्स की, स्पेशली नेशनल बैंक वालों की। तो उम्मीद की जाती है कि कहीं ना कहीं जिनके हाथ में इक़्तिदार है, जिनके हाथ में पावर्स हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िम्मेदारी को समझें, इंसानियत को समझें और चीज़ों को समझते हुए मसलों को हल करें। और क्योंकि बुढ़ापा, पेंशन्स वाली जो एक लाइफ होती है, वो एक बहुत डिपेंडेंट लाइफ होती है, तो उसकी कमज़ोरियों को समझते हुए इन मसलों को यकीनन हल होना चाहिए। और आपने जो कुछ कहा, बहुत खुलकर बात की। आगे भी आप जो भी कहना चाहें आप बिल्कुल मज़ीद कह सकते हैं, क्योंकि हमारा काम है कि हम वो बात करें जो रियलिटी पर बेस हो और रियलिटी ही आगे लोगों के पास जानी चाहिए सामने। इसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि ये 70% पेंशन और सालाना बजट जो इंक्रीज़ हुआ है, इसकी क्या पोजीशन है? आलिया, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा इजाफा करना चाहता हूँ पिछली गुफ्तगू में, कि ये ज़ुबैर सोमरू इतना पावरफुल क्यों हुआ नेशनल बैंक में आके। ख़ासकर इसमें गलती हमारे नेशनल बैंक के जो सदर हैं आरिफ उस्मानी साहब, उन्होंने स्पेस दिया उनको, जिसकी वजह से उन्होंने फ़ायदा उठाया है। मेरी 42 साल की सर्विस, आलिया ये तवज्जो से ज़रा आपने नोट करनी इस बात को, मेरी 42 साल की सर्विस और आफ्टर रिटायरमेंट 6 साल, 48 साल में मैंने नेशनल बैंक के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सेक्रेटेरिएट नहीं देखा।
मैं निश्तर साहब के दौर से लेकर असद इकबाल अशरफ साहब के दौर तक मैंने बैंक में नौकरी की है। उसके बाद रिटायरमेंट का 6 साल हो गया। आज तक बैंक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सेक्रेटेरिएट नहीं था, सिर्फ सेक्रेटरी बैठता था, वो भी सेकंड फ्लोर पर एक छोटा सा चैम्बर होता था। मगर ये ज़ुबैर सुमरो को स्पेस सदर उस्मानी ने दी। उसने क्या किया, इस वक्त हमारी कॉर्पोरेट ब्रांच यहाँ पर कहकशा में, क्लिफ्टन में, जहाँ पर किसी वक्त साउथ रीजन हुआ करता था, वो पूरा फ्लोर उनको दे दिया, पूरा प्लाजा उनको दे दिया हुआ है। और उन्होंने वहाँ पर बैंक का करोड़ों रुपया खर्च करके अपना सेक्रेटेरिएट मुकर्रर कर लिया है, बना लिया है, और उसमें उन्होंने बाहर से स्टाफ भी हायर करके रख लिया है। दूसरी बात, आपने क्या क्वेश्चन किया था, मैं आपसे ज़रा दोबारा पूछना चाह रहा हूँ। मैंने आपसे ये सवाल किया था कि 70% पेंशन और सालाना बजट में जो इंक्रीज़ किया गया है उसकी क्या पोजीशन है? उसकी पोजीशन ये है कि इस वक्त कोर्ट में है, रिव्यू पिटीशन में है, 11 नवंबर डेट है। हमें अल्लाह की ज़ात से बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इस डेट पे कुछ शायद हतमी फ़ैसला हो जाए। इसमें थोड़ी सी बात का मैं इजाफा कर दूं कि बजट इंक्रीज़ का फ़ैसला तो साथ साथ रिव्यू पिटीशन में है। केस के दौरान ही 2017 में सईद अहमद साबिक प्रेसिडेंट ने पेंशनर्स को इंक्रीज़ दे दी केस के दौरान ही। हमारा मौक़िफ़ ये था कि अगर 17 को केस के दौरान उन्होंने इंक्रीज़ दे दी है, फिर 18 और 19 की बजट इंक्रीज़ जो पार्लियामेंट से अप्रूव है, वो इनको रोकने का कोई जवाज़ नहीं बनता था। हमारा मुतालबा सदर साहब से भी और बोर्ड के चेयरमैन से भी ये था कि आप पार्लियामेंट से ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है कि आपने पार्लियामेंट के फैसले को भी नहीं माना और बजट इंक्रीज़ भी नहीं दे रहे आप। तो आपके ये जो केसेस चल रहे हैं और आपने कोर्ट में केस भी किया हुआ है और चीज़ें जो फैसले दिए गए हैं उसको उस तरीके से अमल दरामद नहीं किया जा रहा, तो आप केस के हवाले से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे आपको क्या सूरत हाल, क्या बेहतरी की तरफ जाती हुई दिखेगी? आपके हक़ में फ़ैसला होगा, नहीं होगा? क्योंकि यकीनन जब इंसान हक़ पर होता है तो चीज़ों में देर सवेर ज़रूर होती है, लेकिन अल्लाह ताला हक़ पर रहने वाले के साथ यकीनन होता है। तो हमारी भी दुआएं आपके साथ हैं, लेकिन आप ख़ुद क्या एक्सपेक्ट करते हैं कोर्ट से कि क्या फ़ैसला सुनाई? कोर्ट का फ़ैसला तो हो चुका है, सिंगल बेंच से लेकर सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच तक बैंक रिव्यू में गया हुआ है। नज़र सानी की अपील बैंक ने की हुई है। ठीक। अब हमें उम्मीद है कि 11 नवंबर जो डेट है, ये स्पेशल बेंच बनाया गया है, उसमें चीफ जस्टिस साहब खुद चेयर कर रहे हैं। हमें तो बड़ी उम्मीद है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। अदलिया के बारे में मैं कोई कमेंट्स नहीं दे सकता। सही, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं आपसे एक सवाल ये करूँगी कि आपका ताल्लुक़ सिर्फ नेशनल बैंक से है, लेकिन एज़ अ पेंशनर, एज़ अ रिटायर्ड पर्सन ये सवाल कहीं ना कहीं रिलेट ज़रूर करता है, क्योंकि अभी हुकूमत ने कुछ ऐसे ऐलान किए थे कि बहुत सारे मुख्तलिफ शोबों में जो है वो पेंशन ख़त्म की जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये सही फ़ैसला है हुकूमत का? क्या है मतलब, इसका कोई ऑल्टरनेट होना चाहिए या ये डिसीजन सही है, गलत है? आपकी इस बारे में राय क्या है? गलत है डिसीजन, इसलिए गलत है कि रिटायरमेंट के बाद एक पेंशन ही है बुढ़ापे का सहारा, अगर वो भी आप छीन लेंगे तो फिर इससे बेहतर है कि आप उनको मार ही दें फिर। अच्छा, इसी के साथ साथ हमारे यहाँ एक तरीक़ाकार होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कि जब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय या तो वो रिटायर हो रहा होता है तो उसकी जगह उनके किसी बेटे को या बेटी को रख दिया जाता है, या उनकी वफ़ात के बाद उनकी किसी औलाद को उनकी जगह मिल जाती है। तो इस हवाले से अब क्या स्ट्रैटेजी फॉलो हो रही है कि अभी भी यही चीज़ बैंक के हवाले से है कि अगर आप रिटायर हो रहे हैं या आप खुदा न खास्ता वफ़ात पा जाते हैं और आपकी जगह आपके कोई बच्चे इस काबिल हैं कि वो उस जॉब को कंटिन्यू कर सकें या आपकी जगह ले सकें, तो इज़ दिस पॉसिबल फॉर देम? ड्यूरिंग सर्विस जो लोग वफ़ात पा जाते हैं उनके बच्चों को तो मुलाजमत मिल जाती है, बच्चों को, बच्ची को या बीवी को। वो भी हमने एसोसिएशन लेवल पर और ट्रेड यूनियन ने अपने लेवल पर इस बात को मनवाया था। ठीक है। मगर रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए किसी किस्म की कोई भी सहूलत ऐसी मैंने नहीं रखी, ना ही वो देते हैं। ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट भी पाया जाता है कि जब रिटायरमेंट होता है, जितने बड़े ओहदे पर फाइज होता है उसकी पेंशन उतने ही बड़े लेवल से स्टार्ट होती है। तो हमने ये सुना है कि नेशनल बैंक के जो बड़े ओहदों के जो मुलाजमीन हैं, जब वो रिटायर्ड होते हैं तो उनकी सैलरीज तो शायद बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन जब उनकी पेंशन स्टार्ट होती है तो वो उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो एक मामूली से जो टीचर होता है, एक गवर्नमेंट स्कूल का जो टीचर है, मैंने सुना है, जितनी मेरी नॉलेज है मैं आपसे कंफर्म करूँगी कि उसकी पेंशन भी उस गवर्नमेंट टीचर से कहीं ज़्यादा कम होती है जो एक बैंक की एम्प्लॉय होती है। तो ये बात किस हद तक सही है और गलत है, प्लीज़ ज़रा आप मुझे बताएँ।
हमारी पेंशन हम बेचारे तो क्या करें, हमारे जो सीनियर एग्जेक्टिव हैं, मैं जिस वक्त रिटायर, मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ, मैं जिस वक्त रिटायर हुआ था मेरी उस वक्त जो मैं टेक होम ले रहा था 1.5 लाख के करीब था। अब पेंशन मेरी 28,000 है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए, प्लस मेडिकल डाल के पेंशन 28,500 मेडिकल डाल के है। तो ये पेंशन के मामले में स्पेशली बैंकिंग फील्ड के हवाले से तो ये पेंशन इतनी कम क्यों है, इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप उम्र भर आपकी हाई सैलरी इतनी ज़्यादा होती है कि इसके अकॉर्डिंग एक माइंड सेट हो कि अब जब आप रिटायर हो के घर पे जा रहे हैं, अब आप जॉब को छोड़ रहे हैं, तो आपने पूरी लाइफ टाइम शायद इतना कुछ अर्न कर लिया है कि मे बी पॉसिबल कि आपकी पेंशन उतनी नहीं होनी चाहिए जितनी शायद आप डिज़र्व करते हैं। आलिया, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि बात वहीं आ जाएगी कि जिस वक्त ये पेंशन कम हुई थी, हमारे इदारे के सरबराह थे मियां मोहम्मद सोमरो, जिनके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। ये सोमरो फैमिली वो फैमिली जिन्होंने हर दौर में टोपी बदली है पार्टियों की। सही। नवाज शरीफ के साथ ये रहे, मुशर्रफ के साथ ये रहे, फिर उसके बाद जरदारी आ गया उसके साथ ये रहे, फिर नवाज शरीफ आ गया उसके साथ ये रहे। अब इमरान खान साहब हैं जिनके बारे में मैं ये बात करना ज़रूरी समझता हूँ। अब ये इमरान खान के साथ भी हैं। इमरान खान का विजन ये था कि मैं आम आदमी को इंसाफ उसकी दहलीज तक पहुँचाऊँगा। बिल्कुल। नेशनल बैंक के पेंशनर्स इंसाफ अपनी दहलीज तक नहीं ले सके तो सड़कों पर आ गए हैं। ठीक है, आपने कोशिश की, आपने एहतजाज किया, आपने टेबल टॉक्स की, बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी खुदा ना खास्ता आगे आने वाले वक्तों में अगर आपको अपने मामलात हल होते हुए नज़र नहीं आते तो आगे आपने किस हद तक आप जाना पसंद करेंगे? या आपको लगेगा कि हमें आगे मज़ीद ऐसे कुछ बड़े स्टेप्स लेने चाहिए कि हमें इन मसलों को हल करना है, ऐसा कुछ है आपके माइंड में? जी बिल्कुल, हमारा प्रोग्राम है। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो वो हमारे साबका सदूर से बातचीतें होती रही हैं, बात आगे बढ़ती रही है, सदर चेंज होते रहे हैं। अब आके डेडलाइन लगा दी है ज़ुबैर सोमरो जो चेयरमैन बोर्ड है उसने। ठीक है। उसकी वजह से बिल्कुल डेडलाइन है, बात आगे नहीं बढ़ रही है। तीसरी बात ये आपने कहा कि फर्दर आप क्या करेंगे। मैंने अभी भी एक लेटर रखा हुआ अपने पास, ये जो हम ह्यूमैनिटेरियन राइट्स को लिख रहे हैं यूएनओ के, कि पाकिस्तान में एक कौमी इदारे के सीनियर सिटीज़न के साथ क्या सलूक हो रहा है। इसमें सारी डिटेल हमने लिख दी है, ये हम लेटर भेज रहे हैं। उसके बाद हमारा अपना प्रोग्राम यह है कि एक एहतजाज हमने और करना है, उससे आगे फिर अगला स्टेप होगा हमने अपनी फैमिलियों को लेकर सड़कों पर आना है। आखिरी स्टेप होगा हमारा, मैं उर्दू में उसकी तशरीह कर दूँ, हंगर स्ट्राइक तो उसको कहते हैं, मगर हमारी वो हंगर स्ट्राइक जो होगी तादम मर्ग होगी। लाहौर में हमने स्पेस ढूंढ ली है, इसी तरह हम अपने हर इलाके में स्पेस ले रहे हैं, जगह ले रहे हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से लोग बैठेंगे। उनकी लिस्ट बन रही है कि स्टार्ट किस किस ने लेना है। तो ये हमारा आखिरी अरबा होगा। जी नाज़रीन, आज के इस सारे प्रोग्राम में हमने एक इदारे को लिया और उस पर हमने बात करने की कोशिश की, उसकी मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए उनके रिटायर्ड पेंशनर्स के बहुत सारे मसलों को हमने उजागर किया, लोगों तक उनकी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि नेशनल बैंक एक एम्पायर की हैसियत रखता है और नेशनल बैंक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जो है वो इदारा है। और इतना बड़ा इदारा जहां इंसान अपनी ज़िंदगी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी दे देता है और मुलाजमत करने के बाद भी इतने बड़े इदारे के वो मुलाजमीन जो आज भी सड़कों पर एहतजाज करने के लिए मजबूर हो गए हैं, अपना हक मांगने पर मजबूर हो गए हैं। ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत जो होती है मेडिकल फैसिलिटी, जो सबसे ज़्यादा महंगी भी पाई जाती है इस दौर में, क्योंकि एक आम इंसान भी अपनी मेडिकल फैसिलिटी को उस तरह से अवेल नहीं कर पा रहा, उस तरह से अफोर्ड नहीं कर पा रहा जिस तरीके से उसका बुनियादी हक है। तो ये तो एक पेंशनर का बुनियादी हक होता है कि उसको रिटायरमेंट के बाद उसका सबसे पहला हक उसका मेडिकल अलाउंस है, उसकी मेडिकल वो फैसिलिटीज़ हैं जो उसे हर हाल में प्रोवाइड करनी चाहिए। इतनी गुफ्तगू के बाद जो चीज़ मैंने फ़ील की, जो मैंने रियलाइज़ की, और इदारों पर भी इंशाल्लाह ताला आपसे बात होती रहेगी, आपके सामने इश्यूज़ पर बात करेंगे, टॉपिक्स लाएंगे, लोगों को यहाँ पर बुलाएंगे। लेकिन इस वक्त मैंने जो इस इदारे के हवाले से जो गलतफहमियाँ शायद मुझे थी, अब देखने के बाद शायद आपकी भी गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी या हो गई होंगी कि इतना बड़ा इदारा जहाँ हम सोचते हैं, जहाँ इतनी हाई सैलरीज पेड की जाती हैं, जहाँ मुलाजमीन को इतनी ज़्यादा सहूलियात दी जाती हैं, यकीनन रिटायरमेंट के बाद भी उनकी जो पेंशन होती होगी वो बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट
अमाउंट की पेंशन होती होगी और वो अपनी आगे की ज़िंदगी, अपना लाइफ स्टाइल मज़ीद बेहतर तरीके से गुजार सकते होंगे। लेकिन ऐसा कहीं कुछ भी देखने में नहीं आया। मज़ीद इसके कि अगर कंपैरिजन किया जाए तो एक गवर्नमेंट टीचर से मैंने कंपेयर किया तो उसकी भी पेंशन उस नेशनल बैंक के एम्प्लॉय से ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा दुख की और अफसोस की बात है। यही बात है कि जहाँ जिसका जो हक़ है उसे वो हक़ मिलता नहीं है और जहाँ ज़रूरत नहीं होती वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें दे दी जाती हैं। अदालतों में वकीलों पर इतना ह्यूज अमाउंट देने को तैयार है गवर्नमेंट, बैंक और दूसरे इदारे जो भी इसको चला रहे हैं, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, खुदा के लिए उन लोगों पर रहम कीजिए, उनका एहसास कीजिए। ज़िंदगी का अपना बहुत कीमती वक्त आपको देने के बाद, अब ज़िंदगी के उस हिस्से में पहुँचने के बाद जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि कोई मज़ीद इतना उनका सहारा बने, उनकी अपनी मेहनत है और ये उनका हक़ है जो वो आपसे मांग रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपने अपनी इंसानियत की वजह से कुछ खामियां की हैं, आपकी कुछ कोताहियां हैं, तो बिंगा मुस्लिम, बिंगा मुसलमान, एक इंसान होने के नाते उन चीज़ों को समझिए। क्योंकि जब चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पर जाती हैं और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, खुदा के खौफ से डरिए। ये उनका हक़ है, जिनका हक़ है उन्हें उनका हक़ ज़रूर मिलना चाहिए। और हमारी भी दुआ है ज़फ़र साहब कि आपकी जितनी कोशिशें हैं, आप जितनी कोशिश कर रहे हैं उन बेवाओं के लिए, उन लोगों के लिए जो वाकई डिज़र्व करते हैं, जिनके घरों के मामला तो सिर्फ अल्लाह को पता है, हमें नहीं मालूम कि रिटायरमेंट के बाद उनकी ज़िंदगी क्या है, उनकी मौजूदा हालात क्या हैं, वो किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं। उनके लिए आप आवाज़ बने हुए हैं, उनके लिए आप काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और आपके इस नेक मकसद में आपको कामयाबी दे। दुआ की जाती है कि अल्लाह पाक इनको इनके नेक मकसद में इसी तरीके से कामयाब करे और जितनी इनकी जद्दोजहद है अब तक जो इन्होंने की है उसका एक पॉजिटिव आउटकम इनको ज़रूर मिलना चाहिए। और इमरान खान जैसी हुकूमत, जिनको गवर्नमेंट ने, जिसको आवाम ने बड़ी एक उम्मीद से लाकर खड़ा किया है, यकीनन चीज़ें सॉल्व होने में टाइम ज़रूर लगेगा और आगे भी चीज़ें बेहतर होंगी। जहाँ इतनी चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, सॉल्व होने में टाइम ज़रूर लगेगा। लेकिन इस वक्त जो इशू था, जिस टॉपिक पर हमने आज बात की, उम्मीद की जाती है कि इस मसले को हल करने में हुकूमत भी अपना किरदार ज़रूर अदा करेगी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपसे फिर दोबारा होगी मुलाकात किसी नए टॉपिक के साथ, नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।